नमस्कार। तो 20 पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि के अंतर्गत हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में आज हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इसमें हम हेडिंग देते हैं दंत सा का। दंत सा कैसे होता है? इस तरह से दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन। मूर्धन्य सा कैसे होता है? इस तरह से मूर्धन्य सा में परिवर्तन। दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन। अब दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन अर्थात ये दंत सा जो है किसमें परिवर्तित होगा? मूर्धन्य सा में। अब कब होगा ये? कब होगा? अगर आ से भिन्न कोई स्वर आता है, अर्थात छोटा आ बड़ा से भिन्न कोई स्वर। प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ से भिन्न कोई स्वर हो, और उसके बाद क्या आए? दंत सा आ जाए। अर्थात छोटा आ बड़ा आ से प्रथम पद का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? छोटा आ बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? सा हो, दंत सा हो। तो क्या हो जाएगा? जो दंत सा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो दंत सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में। किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। बात समझ में आई? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? छोटा आ बड़ा हो। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? सा हो। तो दंत सा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है नी प्लस संग। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या मिला? यहाँ पर छोटी ई है ना। अगर इसका विस्तार करें तो क्या आएगा? ना प्लस ई होगा। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? ई है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? सा है। तो अर्थात आ से भिन्न है ई, और इधर सा है, तो क्या बन जाएगा? ये निसंग। क्या बन जाएगा? निसंग। ये सा किस में परिवर्तित हो गया? दंत सा किस में परिवर्तित हो गया? मूर्धन्य सा में। और ये कब होगा? जब आ से भिन्न कोई स्वर प्रथम पद के अंतिम वर्ण होगा, और द्वितीय शब्द क्या होगा? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? सा होगा। निसंग। इसके बाद में जैसे हम लिखें निधन साध, नी प्लस साध। निषाद का मतलब निषाद। अब देखिए यहाँ पर फिर छोटी ही आ रहा है, इधर लास्ट में, इधर सा आ रहा है, क्या बन जाएगा? निषाद। क्या बनेगा? ये मूर्धन्य सा बन जाएगा और होगा निषाद। निषाद का अर्थ होता है शिकारी। निषाद का अर्थ क्या होता है? शिकारी। और निसंग का अर्थ होता है तरकस। निसंग का क्या अर्थ होता है? तरकस। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है अभि प्लस शेख। अभि प्लस शेख क्या बन जाएगा? अभिषेक। क्या बनेगा? अभिषेक। अर्थात ये जो सा था किस में परिवर्तित हो गया? मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया। अब जैसे देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है विधन सय। क्या बन जाएगा? ये अब अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है। अंतिम वर्ण क्या है? भिन्न स्वर है इसका। और ये क्या है? सा है, दंत सा। तो दंत सा किस में परिवर्तित हो जाएगा? विषय। अर्थात किसमें? मूर्धन्य सा में। क्या बन जाएगा? विषय। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है प्रतिधन सिद्ध। प्रति प्लस सिद्ध। अब ये क्या बन जाएगा? प्रतिसिद्ध। ये इधर स्वर रहित आ से भिन्न स्वर आ रहा है, और जो प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण है वो क्या है? किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में। क्या बन जाएगा? प्रतिसिद्ध। क्या बनेगा? प्रतिसिद्ध। क्या बन जाएगा? प्रतिसिद्ध। क्या बनेगा? प्रतिसिद्ध। ठीक है। अब और देखें इसमें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है निधन संगी। क्या बन जाएगा? निधन संगी। अब संगी यहाँ पर क्या है? दंत सा है। और निधन संगी क्या बन जाएगा? निसंगी। और कौन सा सा में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में। निसंगी का मतलब होता है खड्गधारी। निसंगी का मतलब क्या होता है? खड्गधारी। इसी तरह से मान लीजिए निधन सेध है। क्या बनेगा? निषेध। क्या बन जाएगा? निषेध। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि अगर आ के बाद आ
से कोई भिन्न स्वर आए, प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अगर दंत सा हो तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा? दंत सा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखते हैं इसी में एक उपनियम भी है। इसी में उपनियम क्या है? जैसे मान लीजिए कि सा के बाद अगर ता आता है या फिर था आता है या फिर ना आता है, अर्थात प्रथम शब्द जो है, अर्थात शादियों का मौसम चल रहा है इसीलिए पटाखे आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग, ये देर रात में वीडियो बन रहा है, लगभग 12:30 बज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट करें हम लोग यहाँ पर। अगर मूर्धन्य सा आ रहा है इससे पहले तो ये किस में बदल जाएगा? ये किस में बदलेगा और ये किस में बदलेगा? ता बदलेगा टा में। ता किस में बदल जाएगा? टा में। था किस में बदलेगा? ठा से। और ना किस में बदलेगा? ड़ा में। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए लिखा हुआ है नी धन स्था, नी धन स्था। आप देखिए ध्यान से, आप ये तो नी और ये सा से आपको पता चल गया कि इधर आ से भिन्न कोई स्वर है, इधर क्या आ रहा है? सा आ रहा है प्रथम नियम के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा? इतना तो आपको पता है, ये क्या बन जाएगा? निस। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर था के पूर्व क्या आ रहा है? सा। था के पूर्व क्या आ रहा है? मूर्धन्य सा। और तब कौन आ रहा है? था आ रहा है, तो था किस में परिवर्तित हो जाएगा? ठा में। अर्थात क्या बन जाएगा? ये निष्ठा। बात समझ में आएगी नहीं? क्या बन जाएगा? निष्ठा। इसमें और देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है विधन स्था, विधन स्था क्या बन जाएगा? विष्ठा। क्या बनेगा? विष्ठा। अब ये जो था किस में परिवर्तित हो जाएगा? ठा में। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है विधन स्नु, बी प्लस स्नु, बी प्लस स्नु क्या बन जाएगा? आप देखिए ध्यान से, ये तो प्रथम नियम के अनुसार बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ये प्रथम नियम के अनुसार हो गया। अब ये सा आया है, ये सा आया है, और उसके बाद कौन आ रहा है? ना आ रहा है, तो ना किस में बदल जाएगा? ड़ा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। बात समझ में आई? इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर, युद्धि प्लस स्थिर, युद्ध प्लस स्थिर। अब देखिएगा युद्ध प्लस स्थिर। अब यहाँ पर छोटी, इसका अंतिम वर्ण क्या है? छोटी है। अब प्रथम शब्द इसका क्या है? दंतसा है, तो जाहिर सी बात है ये प्रथम नियम के अनुसार युद्धि, और ये क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा इसमें, और बाकी ये मात्रा ऐसे लगा देंगे। अब था किस में बदल जाएगा? तो इसके बाद तो था रहा है, मूर्धन्य सा के बाद था आ रहा है, तो मूर्धन्य सा के बाद जब भी था आएगा तो किस में बदल जाएगा? ठा में। क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। और भी शब्द ऐसे आए तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। इस नियम को बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा। ये नियम जो है बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इन सब में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि युद्ध धन स्थिर था, तो ये तो समझ में आया कि सा बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि इधर आ से भिन्न कोई स्वर था और इधर क्या था? दंत सा था। तो ये तो समझ में आया, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे हम लोग कि ये किस में बदल जाएगा, ये कैसे, ठा कैसे बदला। तो ये कैसे बदला है? अगर दंत सा, अगर मूर्धन्य सा के बाद ता था ना आता है तो वो क्रमशः किस में बदल जाता है? टा ठा ड़ा में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 नियम हैं जो माँ से, वर्ण माँ से संबंधित हैं। कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? माँ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का से लेकर, ध्यान से इसको देखिएगा, का से लेकर भा तक, कौन वर्ण हो? का से लेकर भा तक वर्ण हो, परंतु शर्त क्या है? शर्त यह है कि पंचम वर्ण ना हो। पंचम वर्णों को छोड़कर, पंचम वर्णों को छोड़कर, पंचम वर्णों को छोड़कर। मतलब क्या हुआ कि माँ के बाद यहाँ पंचम वर्ण, मतलब आप जानते होंगे कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा, का वर्ग था, पा वर्ग था, चा वर्ग था, टा वर्ग था, ता वर्ग था। तो इसी वर्ग का 5-5, वो एक वर्ग में कितने व्यंजन थे? 5। तो जैसे का पंचम वर्ण क्या होगा? का, खा, गा, घा, अंगा। चा का क्या होगा? चा, छा, जा, जा, इया होगा। अड़ा होगा, ना होगा, माँ होगा। ये सब क्या है? पंचम वर्ण। तो मतलब माँ के बाद यहाँ भी अगर पंचम वर्ण आ जाएंगे तो ये नियम काम नहीं करेगा। मतलब क्या, अर्थ क्या है कि माँ से, माँ तो आएगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण,
द्वितीय शब्द में क्या होगा कि का से लेकर भा तक होंगे, लेकिन इसमें पंचम वर्ण शामिल नहीं है, पंचम वर्णों को छोड़कर, इसीलिए भा तक लिखा गया, माँ तक भी लिखा जा सकता था। माँ क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि पंचम वर्णों को शामिल नहीं करना है, लेकिन बीच में जो पंचम वर्ण है उनको भी छोड़कर। जैसे इसमें कौन आ गया? काका काका, अंगा आ गया, चाचा चाचा इया आ गया, तो अंगा, इया, अड़ा, ना, इनको छोड़ने के लिए यहाँ लिखा गया पंचम वर्णों को छोड़कर, बाकी माँ लिखा ही नहीं हमने यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर तो होगा क्या, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यह है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये है, लेकिन पंचम वर्णों को छोड़कर, तो होगा क्या, माँ जो है ये किस में बदल जाएगा? इन्हीं वर्णों के जो भी वर्ण आ रहा होगा उनके पंचमाक्षर में, किस में बदल जाएगा? पंचमाक्षर में, या इसको किस रूप में लिखेंगे? अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार किस रूप में? अनुस्वार। अनुस्वार आप जानते हैं इस तरह से बनाते हैं। आप जैसे समझें इसको, मान लीजिए लिखा हुआ है तीर्थम प्लस कर, तीर्थम प्लस कर। अब यहाँ पर देखें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया? माँ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आया? का। तो क्या बन जाएगा? अब ये जो है पंचमाक्षर में बदल जाएगा और ये हो जाएगा तीर्थंकर। क्या बनेगा ये? तीर्थंकर। अब यहाँ पर माँ में हलंत लगा हुआ, यहाँ पर हलंत लगाना ना भूलें। क्या बन जाएगा? तीर्थंकर। इसी तरह से और देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अलम धन कृत। क्या लिखा हुआ है? अलम प्लस कृत, अलम प्लस कृत, क्या बन जाएगा? अलंकृत। क्या बनेगा? अलंकृत। अलंकृत, अलंकृत। ये माँ किस में बदल गया? अंगा में बदला, क्योंकि यहाँ का है तो का खा गा अंगा उसका पंचमाक्षर होगा। और देखें इसमें समधन क्रांति, समधन क्रांति, समधन क्रांति, क्या बनेगा? संक्रांति। क्या बनेगा? संक्रांति, संक्रांति। क्या बन जाएगा? संक्रांति। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं, इस तरह से संक्रांति। बात समझे कि नहीं? अलंकृत आप ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे अनुस्वार के रूप में लिखें, बात क्या होगी? एक ही होगी। अब ध्यान रखना है ये कि जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, ये अलंकृत लिख कर देख लें, संक्रांति देख लें, तो अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि अनुस्वार जो आया है ये किस रूप में यूज हो रहा है, ये क्या है। तो जहाँ पर ये लगा हुआ है उसके बाद जो वर्ण है उसी का पंचमाक्षर होगा। ये बात समझे कि नहीं? जहाँ पर ये लगा हुआ है उसके बाद जो वर्ण है, तो जो बाद वाला वर्ण है उसी का पंचमाक्षर होगा ये अनुस्वार। तो जैसे का के पहले लगा हुआ है तो का पंचमाक्षर होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? जैसे गंगा हम लोग पढ़ते हैं, गंगा, ये देखिए गंगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यार, ये हमने क्या लगा दिया? अनुस्वार लगा दिया, लेकिन वास्तव में ये क्या है? अनुस्वार मतलब क्या है? ये तो ना भी हो सकता है, अड़ा भी हो, माँ भी हो सकता है। तो अब ये किस रूप में इसको माने हम? तो ये इसके पहले है तो क्या हो जाएगा? ये गंगा। गा के भय तो काखा गा घा अंगा, गा जो का वर्ग के अंतर्गत गा आता है उसका पंचमाक्षर क्या है? उसका पंचमाक्षर होगा अंगा। तो ये क्या बन जाएगा? गंगा। इस तरह से भी पुरानी किताबों में देखें आप तो गंगा इस तरह से भी लिखा रहता है। और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है समधन कोच, समधन कोच, तो क्या हो जाएगा? संकोच। इसी तरह से लिखा हुआ है समधन छेप, तो क्या हो जाएगा? समधन छेप। इसको समझिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। समधन छेप, अब नियम के अनुसार इधर कोई इनमें से होना चाहिए, तो इनमें से है ही नहीं। नियम के अनुसार तो इनमें से कोई होना चाहिए इधर की तरफ, लेकिन इनमें से है ही नहीं। लेकिन है यहाँ पर, कौन है? ये जो छा बना है ये किससे बना है? का प्लस सा से। तो प्रथम वर्ण नहीं हो जाएगा का? तो अर्थात ये नियम फॉलो कर रहा है, ये है कि नहीं? है। तो क्या बन जाएगा? ये संक्षेप। क्या बन जाएगा? संक्षेप, संक्षेप। अनुस्वार लगाकर भी लिख सकते हैं हम। अब जान जाएंगे कि ये क्या है, इसके पहले अंगा का यूज हुआ है। ये अनुस्वार किस रूप में आया? अंगा के लिए अनुस्वार आया है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है समधन घात, तो क्या हो जाएगा? संघात। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है अकिम धन चन, अकिम धन चन, अकिम प्लस चन। अब ये देखिए ध्यान से, अकिम चन लिखा हुआ, यहाँ पर चा आया, का से भा तक में चा आया, इधर माँ आया। अब माँ किस में बदलेगा? चा छा जा झा इया में। क्या हो जाएगा? अकिंचन। क्या बन जाएगा? अकिन। ये आधा है, माँ स्वर रही तो इसको भी ऐसे बनाना, क्या बन जाएगा? अकिंचन, अकिंचन। बात समझ में आई होगी। और इसमें देख लेते हैं, धनम धन जय लिखा हुआ है, धनम धन जय, धनम धन जय। माँ किस में बदल जाएगा? जा किस में आता है? चावर के अंतर्गत, और चावर का पंचमाक्षर कौन है? चाचा जा झा इया। तो क्या हो जाएगा? धनंजय। क्या बन जाएगा? धनंजय।
अब धनंजय को आप चाहे देख लेते हैं, धनम धन जय, जैसे लिखा हुआ है ये धनम प्लस जय। अब यहाँ पर माँ क्या हो जाएगा, जा आया है तो ये बदल जाएगा पंचमाक्षर में, क्या हो जाएगा धनंजय। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं धनंजय, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि अनुस्वार किस रूप में आया है, जा के पहले प्रयोग हुआ है, तो अनुस्वार किस रूप में आया है, या के रूप में आया है। इसका हमें संधि विच्छेद भी करना हो इसी तरह से हो तो हम जान जाएंगे कि क्या है, धनम धन जय, धनम धन जय। बात समझ में आई। इसी तरह से मान लीजिए दम धन डा लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, दम धन डा, दम प्लस डा, दम प्लस डा। अब देखिए डा आया है, टा ठा डा टा वर्ग का है, क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा अड़ा में, क्या हो जाएगा दंड, क्या बनेगा दंड। और इसमें जैसे मान लीजिए सम धन तप्त है तो क्या हो जाएगा संतप्त, संतप्त। इसी तरह से परम धन तू है तो क्या हो जाएगा परंतु। तो ये माँ का जो है पहला नियम हुआ। माँ के बाद अगर का से भा तक कोई वर्ण आए लेकिन पंचम वर्णों को छोड़कर, तो माँ किस में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में या अनुस्वार में। माँ किस में बदलेगा, पंचमाक्षर में या अनुस्वार में। अब माँ संबंधी जो दूसरा नियम है उसको देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाएं, दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाएं, तो उनमें से किसी भी पंचमाक्षर को हम अनुस्वार के रूप में यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है समधन मत, समधन मत। अब देखने, अब यहां कह सकते हैं कि हम क्या लिख दें, इस माँ को किस रूप में कर दें, अनुस्वार के रूप में। किस रूप में कर दें, अनुस्वार के रूप में, मतलब इस तरह से सम्मत। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये गलत। जब कभी भी दो अनुस्वार एक साथ, दो पंचमाक्षर एक साथ आएंगे तो उनको उसी रूप में लिखेंगे और क्या हो जाएगा सम्मत। दूसरी बात यहाँ समझना है कि यहाँ कोई संधि हो ही नहीं रही है। ये अगर कोई पूछे कि यहाँ संधि है या नहीं, तो यहाँ पर संधि नहीं है। यहाँ पर दो शब्द मिले हैं लेकिन वर्णों का मेल नहीं हुआ है, तो ये क्या है, संयोग है। जहाँ पर वर्णों में कोई विकार उत्पन्न ना हो वहाँ पर संधि ना होकर क्या होता है, संयोग होता है। जैसे यहाँ कोई परिवर्तन हुआ माँ में, यहाँ कोई परिवर्तन हो, दोनों केवल जुड़ गए हैं, माँ स्वर रहित था, यहाँ भी माँ स्वर रहित है, तो क्या हुआ, यहाँ पर संयोग हुआ। तो ध्यान देना, जब कभी भी दो पंचमाक्षर एक साथ आएंगे तो वो दोनों एज इट इज आएंगे, जैसे आए हैं वैसे ही आएंगे। उनमें हम एक पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेंगे। इसी तरह से जैसे मान लीजिए किन्नर लिखा हुआ है तो नाना आप एक साथ लिखेंगे, किन्नर को इस तरह से नहीं लिख देंगे आप कि एक की ऐसे लिखें, एक कैसे लिखें, एक ना यहाँ बना दें। ये क्या लिखेंगे आप, इसी तरह से लिखेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। माँ का योग यदि किससे होता है, पा फा बा भा माँ से, पा फा बा भा और माँ से। माँ का योग यदि किससे होता है, पा फा बा भा माँ से होता है, तो माँ का अनुस्वार वाला रूप संधि की श्रेणी में गिना जाएगा। माँ का अनुस्वार वाला रूप, अभी समझते हैं इसको, वाला रूप संधि की श्रेणी में, संधि की श्रेणी में गिना जाएगा, श्रेणी में गिना जाएगा। परंतु यदि माँ, परंतु यदि माँ जो है ये इसी रूप में आ जाता है, अर्थात माँ के ही रूप में आ जाता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, संयोग की श्रेणी। किस श्रेणी में आएगा, संयोग की श्रेणी। आप समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है समधन भाव, समधन भाव। अब यहां पर आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। दोनों तरह से मतलब आप समभाव भी लिख सकते हैं इस तरह से, और आप इसको समभाव इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से लिख सकते हैं ना, दो पंचमाक्षर एक साथ तो है नहीं कि दोनों लिखना जरूरी है। तो ये आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अब संधि की श्रेणी में कौन होगा, ये संधि की श्रेणी में होंगे, ये संधि की श्रेणी में नहीं होंगे। अर्थात ये संधि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पर संयोग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, संधि हो रही है।
फिर से समझ लीजिए, माँ का मिलन अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि माँ हो स्वर रहित और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो पा फा बा भा माँ हो, तो माँ का अनुस्वार वाला रूप संधि श्रेणी में गिना जाएगा, परंतु माँ का जो ये वाला रूप है ये किस में गिना जाएगा, संयोग की श्रेणी में। यहाँ पर फिर से समधन भाव है, ये भी बनेगा ये भी बनेगा, तो यहाँ पर ये क्या है, संधि है, यहाँ पर ये क्या है, संधि है, ये गलत नहीं है, ये क्या है, संयोग, संयोग, क्योंकि यहाँ पर संयोग कहाँ कहते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है कि दो, यहाँ जैसे था दोनों शब्द उसी रूप में पास पास आए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, संयोग, और यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, संधि। बात समझे कि नहीं। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समधन भावना, तो क्या बन जाएगा, संभावना, समधन पदा, संपदा, समधन पदा क्या बन जाएगा, संपदा। अब ये दोनों तरह से, इस तरह से बनाएंगे तो संधि होगा और मालिक देंगे तो क्या हो जाएगा, संयोग होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, संपदा। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है समधन भू, क्या बनेगा, समभू, दोनों तरह से, माँ बीच में रहेगा तो संयोग हो जाएगा, अगर अनुस्वार ऊपर लगा देंगे अनुस्वार तो क्या हो जाएगा, वो संधि हो जाएगा। इसी तरह से समधन मिलित क्या हो जाएगा, सम्मिलित। समधन मान है, मान लीजिए समधन मान, समधन मान। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें ये गलती नहीं करनी है कि ये इसको हम एक ऐसे लिख दें और दूसरे को ऐसे लिख दें, एक इस तरह से दूसरा इस तरह से, ये गलती हमें नहीं करनी है कि एक ये लिखेंगे एक ये लिखेंगे, ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, अभी बताएं हमने कि अगर दो पंचमाक्षर एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ देखो दो पंचमाक्षर एक साथ आ रहे हैं कि नहीं, तो इनको इसी रूप में लिखेंगे, यहाँ केवल संयोग होगा, संधि कभी हो ही नहीं सकती। अगर हम संधि कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो गलत है। अगर हम इस रूप में लिख रहे हैं तो ये क्या है, ये गलत है, अशुद्ध है, और ये क्या है, दो जो पंचमाक्षर एक साथ आ रहे हैं ये क्या है, संयोग है। यहाँ हम इसी रूप में लिखेंगे, दोनों पंचमाक्षर को बराबर सम्मान देंगे, उसको अनुस्वार नहीं बना देंगे। बात समझे कि नहीं। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है समधन मेलन, समधन मेलन, समधन मेलन, समधन मेलन। अब देखिए ध्यान से इसको, अब यहाँ पर दो पंचमाक्षर एक साथ है, कुछ विचार करना है नहीं, डायरेक्ट लिख देना है, क्या हो जाएगा, सम्मेलन। इसी तरह से और इसमें देखें, मान लीजिए समधन मत है, समधन मत, तो क्या बन जाएगा, सम्मत। इसी तरह से समधन मेलन है तो क्या बन जाएगा, बात किया ही हम लोगों ने, सम्मेलन। अब देखते हैं माँ संबंधी तीसरा नियम, कौन सा, माँ संबंधी जो तीसरा नियम है वो देखते। तीसरा नियम क्या है, माँ का अगर संयोग, माँ का संयोग किससे होता है, अगर या रा ला वा, और किससे, माँ का संयोग अगर या रा ला वा या शा शा और हा से होता है, तो जो माँ है ये हमेशा क्या बनेगा, अनुस्वार होगा। ये क्या होगा, नित्य अनुसार होगा, नित्य मतलब हमेशा, नित्य अनुसार होगा, नित्य अनुसार होगा। बात समझे। जो पहला नियम हमने पढ़ा था वो था कि माँ अगर किससे मिल रहा है, का से लेकर भावर्ण तक, और उसमें पंचमाक्षर को छोड़कर, तो का किस में बदल जा रहा था, जो उधर की तरफ आ रहा था, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण था वो जो भी आ रहा था उसी वर्ग के पंचमाक्षर में माँ बदल जा रहा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि माँ अगर मिल रहा है किससे, पा फा बा भा माँ से, पा फा बा भा माँ से, तो माँ किस रूप में, संयोग भी हो सकता है और संधि भी हो सकता है। कैसे, जब दो पंचमाक्षर एक साथ आ जाएंगे तो वहाँ संयोग हो जाएगा, और जब भिन्न भिन्न आएंगे तो वहाँ पर संयोग भी बना सकते हैं आप, संधि दोनों बना सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि समधन पदा, तो संपदा बन रहा था, एक में अनुसार भी लगा रहे थे, एक में माँ भी लगा दे रहे थे, और पाफा बा माँ पा उधर आया था तो इसलिए माँ का यूज भी किया था बीच में हमने। तो समझे, नित्य अनुसार है, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर माँ है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यारा लावा शा शा हा है, वो सा नहीं है दंत, केवल तालव्य और मूर्धन्य है, ध्यान देना, तो वो क्या बनेगा, हमेशा क्या होगा, नित्य क्या होगा, अनुस्वार होगा। आप कैसे देख लें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है समधन यम, अब यहाँ पर इस तरह से कभी नहीं बनाएंगे हम, क्या बनेगा, नित्य अनुसार, क्योंकि यहाँ या आया है और इधर सा, इधर जो है माँ आया है, तो क्या बन जाएगा, संयम। माँ किस रूप में चला गया, अनुस्वार के रूप में, और क्यों, क्योंकि इधर या आ रहा था, यार अलावा में से। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है समधन योजन,
समधन योजन, क्या बन जाएगा? संयोजन, अनुस्वार बनेगा हमेशा संयोजन। क्यों? क्योंकि इधर माँ है, इधर या है, तो क्या बन जाएगा? माँ किस रूप में जाएगा? अनुस्वार। इसी तरह से समधन वाहक क्या बन जाएगा? अनुस्वार लगा देंगे, संवाहक। इसी तरह से समधन विधा क्या बन जाएगा? संविधा, समधन विधा, सम प्लस विधा। अब देखिए इधर वाह आया है, इधर माँ आया है, तो माँ किस रूप में रहेगा? अनुस्वार के रूप में रहेगा, नित्य अनुसार होगा। क्या हो जाएगा? संविधा। क्या बनेगा? संविधा। इसी तरह से और जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है समधन विधान, ये समझिए सम प्लस विधान। अब कभी सोचा आपने कि क्यों माँ नहीं लिखते हैं? इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर नियम है कि माँ का अगर योग किससे हो रहा है? यारा लावा शाशा हा से हो रहा है, तो माँ किस रूप में रहेगा? हमेशा नित्य अनुसार होगा। तो ये माँ किस में बदल जाएगा? इस हमेशा क्या होगा? अनुस्वार बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संविधान। क्या बन जाएगा? संविधान। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा आसान और बहुत बढ़िया चीज़ है ये सब। फिर उसके बाद में मान लीजिए लिखा हुआ है समधन वृद्धि। समधन वृद्धि क्या हो जाएगा? समृद्धि। बात समझे? तो इस तरह से माँ के ये तीनों नियम खत्म हुए और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। खूब ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो पुरानी जितनी वीडियो है उसे आप दोहरा लीजिए, उसका नोट्स बढ़िया बनाते रहिए, जितना भी पुराना पढ़ाया जा चुका है। खूब ध्यान से पढ़िएगा, उसमें जो है धैर्य के साथ पढ़िएगा, बढ़ा कर मत पढ़िएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।